हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे, कल अपन ने शुरू की थी क्लास 10th का जो न्यू सेशन की जो बुक है हमारे साइंस की, सेशन 2021-22 की, जिसका अपन ने पहला लेसन शुरू किया था और उस लेसन का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, जिसमें अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ समीकरण लिखने के कुछ नियम भी पढ़े, अपन ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा, उनके नियम पढ़े, लेकिन हमने अगर कई बार सवाल आता है ऐसा, आपने भी अगर पुराने पेपर्स देखे होंगे तो उसमें सवाल क्वेश्चन आता है एक कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है, अगर आपने समझोगे अच्छे से और एक बात समझ में आ गया तो वो लाइफ टाइम कभी आपके गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आता है, बस हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। ठीक है, तो देखिए आज शुरू करते हैं अपन रासायनिक समीकरण के संतुलन का महत्व। पहले तो संतुलन कैसे किया जाता है और वो देखेंगे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण के संतुलन का महत्व। संतुलन का महत्व क्या है, देखिए अच्छे से अपन इसको पढ़ते हैं। संतुलन कैसे रहता है, जैसे अगर आपने एक हाथ वाला तुला देखा, ठीक है, तुला देखा होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से उसको पकड़ने होता है, हाथ वाला तुला इस प्रकार से वो होता है। ठीक है, ये तुला देखा होगा। तो अगर मैं इधर 1 किलो रखूं, ठीक है, तो उधर मैं क्या रखूं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, तुला एक तरफ झुका हुआ ना हो। क्या रखेंगे इधर, अगर हम तो इधर भी अपन को 1 केजी ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी अपन को 1 केजी ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इधर 10 केजी रखूं तो मुझे संतुलन करने के लिए इधर भी 10 केजी भार की कुछ वस्तुएं रखनी पड़ेगी। ठीक है, इधर मैं कह दूं कि मैंने 500 केजी भार की अर्थात 500 किलो भार की एक वस्तु रखी है, तो उधर कितनी वस्तुएं रखूं, कितनी का तो पता नहीं, लेकिन हमें ये जरूर पता होता है कि हम इधर 500 केजी वस्तुएं रखेंगे तो दोनों क्या होंगे, संतुलित अवस्था में होंगे, ये हमें पता होता है। ठीक, तो इसी तरह रासायनिक समीकरण के संतुलन में होता है। ठीक है, अभी रासायनिक संतुलन में जो एक तरफ हम जानते हैं तीर के इस साइड तो होते हैं अभिकारक और इस साइड होते हैं उत्पाद। तो अभिकारक तथा उत्पाद में संतुलित समीकरण तब होगी जब अभिकारक में उपस्थित परमाणु, अणु, तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, संख्या बराबर किसके हो, इस साइड के। अर्थात ये तो हो गया अभिकारक के साइड का, देखिए ये तो हो गया अपने अभिकारक के साइड का, अर्थात अभिकारक की परमाणु, अणु, तत्व और परमाणु की संख्या बराबर किसके हो, उत्पाद के परमाणु, अणु, तत्व की परमाणु संख्या। जब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के सभी परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद के सभी परमाणुओं की संख्या एक समान हो तो हम उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, दोनों तरफ। ऐसा नहीं कि इधर कोई अभिक्रिया में इधर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की इधर जो परमाणु संख्या है वो 4 है और इधर 10 है, तो वो फिर हमें संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, तो संतुलित कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे आगे।
ठीक है, अच्छे से समझेंगे पहले। तो अभिक्रिया संतुलित कब होता है? देखिए, रासायनिक समीकरण का संतुलन किसे कहते हैं? अभिकारकों की संख्या, जब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या किसके बराबर हो? उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो वो रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाता है। ठीक है, अब ये किसके? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहता है कि न तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी क्रिया में क्या होता है, ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही द्रव्यमान का नष्ट होता है। ठीक है, सिर्फ द्रव्यमान एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होता है? बदलता है। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें ना तो कोई द्रव्यमान का निर्माण होगा, अर्थात ना तो कोई परमाणुओं की संख्या कम होगी, ना बनेगी, ना ही खत्म होगी। परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पादों में क्या रहेगी? समान रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं, अपन इसको लिखते हैं। रासायनिक समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। रासायनिक समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार क्या होता है? देखिए, इसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। ठीक है, इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकार तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान तथा अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान सदैव बराबर रहता है। अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान क्या होगा? सदैव बराबर रहेगा, सदैव समान ही बना रहेगा अभिक्रिया का। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है Zn प्लस H2SO4, अर्थात जिंक जस्ते की क्रिया अपन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जिंक, अब यहां होती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें जिंक अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण कम क्रियाशील तत्व हाइड्रोजन को हटा के क्या हो जाता है? वहां खुद जुड़ जाता है और बनाता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन एक गैस है, वो गैस के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, ये है अभिक्रिया।
अब ये तो है इस साइड के अपन को समझने वाली बात यहाँ है, अपन को समझना ये है कि ये अभिकारक है और इस साइड क्या है, उत्पाद होते हैं। अब हमने पढ़ा है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो इधर देखिए द्रव्यमान, इधर जिंक कितना है 1, उधर उत्पाद में देखिए कितना है 1 ही है, 2 तो नहीं दिख रहे। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है 1 और 2 है टोटल। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक है, इधर SO4 कितने हैं, इधर SO4 कितने हैं, सब बराबर है, तो ये क्या है, संतुलित समीकरण कहलाता है। अब सवाल ऐसे आता है कि कोई अभिक्रिया आपको दे दी जाती है, एग्जाम में सवाल इस प्रकार से आता है कि कोई अभिक्रिया आपको दे दी जाती है लेकिन वो संतुलित नहीं होती, अर्थात अभिकारकों के साइड की तरफ के तत्वों की जो परमाणुता या द्रव्यमान होता है और उत्पाद के द्रव्यमान में फर्क होता है। कैसे, जैसे एक अभिक्रिया देगी Fe+H2O, एग्जाम्पल जैसे Fe+H2O, अर्थात लोहा और पानी को जब क्रिया करवाई जाती है, ठीक है, तो क्या बनता है Fe3O4, Fe3O4 और प्लस बनता है H2। ठीक है, ये तो है। अब देखिए क्या उत्पाद की तरफ की जो सारे परमाणु है और अभिकारक के सारे परमाणु के द्रव्यमान समान है क्या, देखते हैं भाई। Fe देखिए इतने संख्या में कितने हैं, Fe इधर संख्या में सिर्फ 1 है, लेकिन इधर तो Fe 3 दे रखा है, बराबर हुए 3 और 1 बराबर हुए नहीं हुए ना। ठीक है, इसी तरह H2O में H2 देखिए इधर 2 है इधर 2 है, बराबर है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 1 है इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, ये भी बराबर नहीं है। तो ये एक कैसा है समीकरण, ये एक समीकरण है वो असंतुलित समीकरण है। कैसा है, असंतुलित समीकरण है, ये एक असंतुलित समीकरण है। ठीक है, यह एक असंतुलित समीकरण है। अब इसको संतुलित करना है और ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही आपको अभिक्रिया दे देंगे और आपको कहेंगे कि इस समीकरण को, इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो कैसे करते हैं, तो करने का तरीका यह है, ध्यान से अच्छे से समझना। पहला तरीका यह है, एक ही तरीका अच्छे से समझना, पहले तो सबसे ज्यादा परमाणु वाले तत्व को पकड़ो। सबसे ज्यादा परमाणु वाला तत्व कौन सा है, इस साइड देखिए Fe इधर 1 इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 4 है इधर 1 है, इसमें हाइड्रोजन 2 इधर भी 2 है, इधर भी 2 ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें है फर्क, इधर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इधर 4 है इधर ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। तो यार अब जो ज्यादा है उसको अपन कम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, जिस साइड उत्पाद में जैसे ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है तो उसको अपन कम नहीं करेंगे कि भाई इसका 4 हटा के 0 कर दो, नहीं, जो कम है उसको ज्यादा वाला के बराबर लाना पड़ेगा। अब इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर मैं क्या लिखूं, ठीक है, जैसे अपन गणितीय भाषा में समझते हैं। ठीक है, इधर 2 है और इधर 8 है। ठीक है, अब इधर मैं किससे गुणा करूं कि ये 8 के बराबर हो जाए, किससे गुणा करूंगा, ये 4। ठीक है, 4 से गुणा करूंगा तो 8 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह देखिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 4 कोष्टक 2 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन सभी तत्वों को क्या करो, कोष्टक में डालो, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। समीकरण संतुलित करते समय ये ध्यान रखना, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा इन कोष्टक के बाहर बाहर। ठीक है, तो वो भी संख्या में ही परिवर्तन होगा, कि संख्या के रूप में होगा। जैसे इधर 8 थे इधर 2 थे, अब इधर ये 1 है, इधर ये मान लो 4 है ऑक्सीजन ऐसे, और इधर है ऑक्सीजन 1। अब 4 और 1 को बराबर करना है तो 1 को मैं किससे गुणा करूंगा, 4 से। तो ये देखिए, तो अभिक्रिया को ऐसे लिखते हैं अपन, एक एक स्टेप लेके अपन चलते हैं। ठीक है, ये 4
से इसको गुणा कर दिया, अंदर लिख दिया हमने H2O बराबर Fe3O4, ठीक है, प्लस H2। अब देखिए इधर ऑक्सीजन 4 और अब इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गई, इधर भी ऑक्सीजन क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है। तो अब क्या करें, ठीक है, अब इससे कम वाला पहले 4 में ज्यादा फर्क, अब किस में फर्क सबसे ज्यादा है, बचा हुआ इधर Fe1 है, इधर Fe3 है, इधर Fe1 है, इधर Fe3 है, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये 1 है, ये 3 है, गणितीय हिसाब से भी आप समझते रहिए साथ में, ठीक है। इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 3 है, तो 1 को 3 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 3 कहां लिखेंगे अपन, कोष्टक के बाहर। तो ऐसे के ऐसे देखिए Fe के साइड में 3 लिख दिया, प्लस 4H2O, 4H2O बराबर इधर Fe3O4, इधर तो अपन को कोई चेंज नहीं करना क्योंकि ज्यादा है ये, तो कम वाले को चेंज करना पड़ेगा, प्लस H2, ठीक है। अब देखिए अब संतुलन थोड़ा सा ही रहा है बिगड़ना। अब इधर देखिए हाइड्रोजन, अगर मैं कहूं कि अपन गणित को इसको ऐसे लिखे 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 ये लिखा, तो जब 4 का मैं कोष्टक खोलूंगा तो 4 क्या 1 से ही गुणा होगा कि दोनों संख्याओं से गुणा होगा, दोनों संख्याओं से होता है, तो सेम इसी चीज से। अगर ये 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन से 4 क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन से भी क्रिया कर रहा है। अब हाइड्रोजन यहाँ कितनी है, टोटल 2 है ऑलरेडी, और कोष्टक के बाहर लिखा है 4, तो हाइड्रोजन कितनी हो गई टोटल, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ हाइड्रोजन 8 है, और इधर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो इधर है हाइड्रोजन 8 और इधर है हाइड्रोजन 2, तो अपन किससे गुणा करेंगे, जब ये 8 के बराबर हो जाएगा 4 से, तो इस कोष्टक के बाहर अपन क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, तो 3Fe प्लस 4H2O बराबर 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट देखें, ठीक है, तो अब चारों तरफ ये समीकरण में हम जो परमाणु होते हैं वो बराबर हो गए, इधर 4 लिखा तो नहीं भाई, अब बराबर हो गए हैं, तो ये एक संतुलित समीकरण बन गई, और संतुलित समीकरण इस प्रकार से लिखी जाएगी 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो ये एक क्या है, पूरी की पूरी संतुलित समीकरण है, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक संतुलित समीकरण। अब ये जो बीच का कार्य मैंने करवाया है आपको, ये एक रफ कार्य, ये एक रफ कार्य है, अपन को सीधे देखते ही लिखना है, ठीक है। या आप अपनी कॉपी के पीछे रफ पेपर पर मिला के लिख सकते हैं, लेकिन सवाल ऐसे ही आएगा 1 नंबर का या 2 नंबर का, ठीक है, जिसमें समीकरण को संतुलित करना होगा हमें, ठीक है। तो ऐसे दे रखा होगा तो हमें सीधा डायरेक्ट ऐसे ही लिखना, ठीक है। ये आपका रफ कार्य में आप कर सकते हो, करके अपना चेक कर सकते हो। तो अगर ऐसे लिखा हुआ आएगा तो हमें वापस ऐसे ही लिखना है डायरेक्ट, ठीक है, इतना काम करने की जरूरत नहीं, और आराम से आपके 2 नंबर होंगे। तो देखिए समीकरण संतुलित करना ये एक तरीका है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है, समीकरण संतुलित करना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, यह है रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ठीक है।
रासायनिक समीकरण करने की जो ये अपन ने विधि देखी है, इस विधि को अपन कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणन का उपयोग करते हैं, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणन का अपन इस पर उपयोग करते हैं, इसलिए इसको हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। मान लो अगर इधर 1, इधर 2 है, ठीक है, और इधर 8 है, ठीक है, तो गुणन का प्रयोग करते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी से छोटी गुणा किससे करें? इसको करेंगे अपन 2 से करेंगे तो 4 ही आएगा, 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 4 से करेंगे तो क्या होगा? 8 आएगा। ठीक है, अब सबसे छोटी गुणांक से कर सकते। अब इसको अपन कर सकते हैं, आप बोल सकते हो सर इसको 8 से कर लो और इसको 2 से कर लो ना, तो भी ये 16 और ये 16 तो बराबर हो जाएंगे। नहीं, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लेनी और एक तरफ ही गुणा करना है, दोनों तरफ नहीं करना। ओके, तो नोट बना कर लिखिए, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की इस विधि को हीट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणन का उपयोग करके समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणन का उपयोग, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणन का उपयोग करके, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणन का उपयोग करके क्या करते हैं अपन? समीकरण संतुलित किया जाता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का अपन प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? इसको संतुलित किया जाता है इस विधि में, इसको इसीलिए इसको हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अगला, अब अपन पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक है ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ये पूरा हो गया। अब अपन पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं की आपसी आबंध या बंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के गुण में अपन ने पढ़ा है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती हैं, उन अभिकारक पदार्थों में और उत्पाद पदार्थों में क्या होता है, इनमें अभिकारकों में आपस में और उत्पादों में आपस में। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों के आपस में और उत्पादों के आपस में जो बंध से वो जुड़े होते हैं सभी पदार्थ, वो जुड़ने और टूटने से, नए बंध बनने और पुराने बंध टूटने से क्या होते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो देखिए रासायनिक समय अभिक्रिया में लिख लेते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने
व जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। आपसे नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो अब इस आधार पर अपन पढ़ते हैं पहली जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके क्या करते हैं? नया उत्पाद बनाते हैं। उसे अपन ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें यौगिक भी हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक या तत्व आपस में संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती, सॉरी वियोजन नहीं, संयोजन अभिक्रिया होगी। संयोजन, वियोजन तो इसके बाद पढ़ेंगे। वियोजन का नाम आया तो उसके बारे में भी एक लाइन बता दूं कि संयोजन का जस्ट उल्टा वियोजन होगा। इसमें दो पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। उसमें एक पदार्थ टूट कर क्या करेगा? दो अलग अलग सरल पदार्थ बनाएगा। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये क्रिया अपन आपस में करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस ऊष्मा। ठीक है, पहले इसका समीकरण संतुलित है कि नहीं? इधर कैल्शियम एक है, इधर भी एक है। इधर ऑक्सीजन 1 और 2 है, इधर कोष्टक के बाहर 2 लगा, यहाँ लगा हो, यहाँ लगा हो, एक ही बराबर। तो ऑक्सीजन को 2 से गुणा करेंगे, 2 ऑक्सीजन हो गए। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब समीकरण तो संतुलित है। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड को अपन कहते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है, इसको कहते हैं बुझा चूना, बुझा हुआ चूना। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में ऊष्मा निकलती है। साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। अब इस बुझे हुए चूने का प्रयोग अपन किस पर करते हैं? हमारे घर में जो सफेदी की जाती है। देखिए, नोट बनाकर लिखना, बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में, दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है। ये अपन ने देखा है, अपन घर में सुनते हैं, कली जो होती है वो यही बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है हमारा और एग्जांपल देखिए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपन अभिक्रिया देखें आगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो क्रिया करता है किससे? CO2 से।
प्लस CO2 प्लस CO2 से क्रिया करता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, इस कार्बन ऑक्सीजन कितनी होगी 2 और 1, ठीक है 3 और बनता है प्लस H2, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक भाषा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह एग्जाम्पल और देखिए, ये संयोजन अभिक्रिया है, इसमें भी 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, इसमें भी 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल और देखिए आगे, जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन की अपन क्रिया करवाएंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे और ये अभिक्रिया किसमें होती है, ये अभिक्रिया जब अपन कोयले को जलाते हैं, कोयले का दहन, जब कोयले का दहन होता है तब ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसी तरह कोयले का दहन, कोयला किससे बना होता है, कोयले के अंदर कोयला लकड़ी से बना होता है, लकड़ी के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, और वह जब वायुमंडल की जो ऑक्सीजन की सहायता से जलती है, उपस्थिति में जलती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके, आपस में जुड़कर संयोग करके क्या करते हैं, CO2 करते हैं। तो पूछ ले कोयले का दहन कैसी अभिक्रिया है, कोयले का दहन एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसी तरह जल का निर्माण देख लीजिए, जैसे 2H2 प्लस O2। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, 2H2O, ये जल बनाते हैं, ये जल का निर्माण हो। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। इसके आगे अपन वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, फिर उपचयन, अपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, जो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ये नए सेशन की जो क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो आप दूसरे बच्चों से आगे बढ़ने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि अपना आलस भगाए और पढ़ाई से जुड़े। तो बहुत ही जल्दी आपकी स्कूलें भी खुलने वाली हैं, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।